हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और निरोग होंगे। आज हम लोग श्रवण बाधिता पर, हियरिंग इम्पेयरमेंट पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो हमारे परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर में श्रवण बाधिता क्या होती है। तो श्रवण बाधिता जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम पाया जाता है तो उसे श्रवण अक्षम कहा जाता है और इस अवस्था को श्रवण क्षतिग्रस्तता कहा जाता है। यह कान में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाने से ऐसा होता है, सुनने में दिक्कत होती है। कान के भी कई भाग होते हैं, जैसे आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर और आंतरिक कर्ण होता है। और सुनने में भी दिक्कत होती है तो यह कई प्रकार का भी होता है, जैसे चालित श्रवण क्षति जिसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं, और इसके अलावे संवेदी श्रवण क्षति सेंसरी हियरिंग लॉस, और मिश्रित श्रवण क्षति जिसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। इस पर तमाम हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस पर अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चनों को कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक श्रवण बाधित बड़े व्यक्ति से बात करते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, बताइए। ऑप्शन ए है सामान्य से धीमी गति से बात करनी चाहिए। बी है उनसे सही वाले कान में जोर से बोलना चाहिए। ऑप्शन सी है उनके सामने खड़े होना चाहिए ताकि वे अपने होठ देख सकें। डी अन्य व्यक्ति को अनुवाद के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके सामने खड़े हो जाना चाहिए ताकि वे आपके होठ को देख सकें। इसलिए कि श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनको सुनने में समस्या होती है, आपके बातों को अच्छी से नहीं सुन पाते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह के तरफ वो देखते हैं और उससे लिप रीडिंग या होठ पठन कहा जाता है वो करते हैं। तो इस तरह से आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, अवशेष श्रवण क्या संदर्भित करता है? अवशेष श्रवणता क्या संदर्भित करता है? इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति में सुनने की क्षमता पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाती है, जो अवशेष क्षमता होती है, जो बचे हुए क्षमता होती है, उसको वह क्या संदर्भित करता है, इससे ही मतलब है। तो ऑप्शन ए है श्रवण क्षति से पूर्व ध्वनि की स्मृति। बी विस्तारण के साथ श्रवण क्षति के बाद बची श्रवणता। सी श्रवणता परिवर्धित के बिना जो बची रहती है। ऑप्शन डी है एक उच्च डेसिबल स्तर की ध्वनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विस्तारण के साथ श्रवण क्षति के बाद बची श्रवणता या सुनने की क्षमता, माने उनको आवाज़ पूरा दे दिया जाएगा, उसके बाद उनको
कुछ सुनाई देगा, बहुत तेज आवाज़ देने के बाद भी उनको सुनाई देगा, वही अवशेष श्रवणता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रवण क्षति के भाग हो सकती हैं। कौन कौन से भाग हो सकती हैं श्रवण क्षति के? ऑप्शन ए है संवेदी श्रवण क्षति, बी चालित श्रवण क्षति, सी मिश्रित श्रवण क्षति, ऑप्शन डी है संवेदी श्रवण क्षति, चालित श्रवण क्षति और मिश्रित श्रवण क्षति। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, 3 भाग होते हैं श्रवण क्षति के। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रवण संवेदी क्षति, चालित संवेदी क्षति और मिश्रित श्रवण क्षति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है कि चालित श्रवण क्षति के कारकों में शामिल है। ऑप्शन ए है आंतरिक कर्ण की खराबी, बी श्रव्यता तंत्रिका में खराबी, सी है श्रव्यता कैनाल में रुकावट और ऑप्शन डी है आंतरिक कर्ण और श्रवण तंत्रिका दोनों में खराबी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रव्यता कैनाल में रुकावट। चालित होता है, ये बाह्य कर्ण में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका यह संदेह कर सकती है कि उसके विद्यार्थी को सुनने में समस्या है यदि विद्यार्थी में लक्षण दिखाई देते हैं। क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है कक्षा के दौरान ध्यान नहीं दे रही है, बी कक्षा के सामने के निकट बैठी हुई है, यानी क्लास में सामने बैठी हुई है, ऑप्शन 3 है बार बार दोहराए जाने वाले निर्देशों को पूछती है, डी कक्षा में सोती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर एक विद्यार्थी में क्या लक्षण होगा कि वो बार बार दोहराए जाने वाले निर्देशों को पूछती है, कक्षा में उसको कोई निर्देश दिया गया तो उसको सुनाई नहीं देने के कारण वो बार बार दोहरा के पूछती है। तो ये जो है एक लक्षण हो सकता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न 6 है, सुनने में परेशानी वाले एक विद्यार्थी के लिए एक आईईपी के विकास में किन किन लोगों को शामिल होना चाहिए? तो आईपी बनाने के लिए इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान आईपी बनाने के लिए किन लोगों को शामिल होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन है बच्चों का बाल रोग विशेषज्ञ, बी बच्चों के भाई बहन, सी एक स्वर विशेषज्ञ और डी बच्चों का बाल रोग विशेषज्ञ और भाई बहन। इस सभी में मुख्य है आपका ऑप्शन सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक स्वर विशेषज्ञ होना चाहिए आईपी बनाने के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 है, सुनने में परेशानी हार्ड ऑफ हियरिंग वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम विधि है। कौन कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है अमेरिकन संकेत भाषा, बी क्यूड विधि और सी कोई अकेली सर्वोत्तम विधि निर्देश विधि नहीं है और डी बोलना और पढ़ना, कथन और पढ़ना। तो क्या है? अमेरिकी ASL, इसको अमेरिकन साइन लैंग्वेज कहा जाता है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। क्यूड विधि है, इशारे के द्वारा किया जाता है। कोई अकेली सर्वोत्तम निर्देश विधि नहीं है। तो जो हार्ड ऑफ हियरिंग वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कोई अकेली सर्वोत्तम निर्देश विधि नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है।
वो लिप रीडिंग भी करते हैं और संकेतों पर भी ध्यान देते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, तो कोई एक सर्वोत्तम विधि नहीं है। चलिए 7वां 8वां देखते हैं। बहरे बच्चों के एक शिक्षक थे। कौन? बताइए। ऑप्शन ए है पाउलो, बी ग्राहम बेल, सी पीगेट और डी बंडूरा। तो बहरे बच्चों के शिक्षक कौन थे? पीगेट। पीगेट जो थे यह हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के शिक्षक थे। 9वां क्वेश्चन है कि डिसेबल लिखने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए है DB, कैपिटल D कैपिटल B। ऑप्शन बी है कैपिटल D स्मॉल b। ऑप्शन सी है स्मॉल d कैपिटल B। और ऑप्शन डी है स्मॉल d स्मॉल b। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। हम कभी भी डेसिबल को छोटा d और कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ये सही तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन 10। यदि हम बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण दें तो यह किस प्रकार के बच्चों के लिए लाभप्रद होगा? यदि हम श्रवण प्रशिक्षण दें तो यह किस प्रकार के बच्चों के लिए लाभदायक होगा? ऑप्शन ए है बहरे बच्चों के लिए, बी सुनने में समस्या वाले बच्चों के लिए और बहरे बच्चों दोनों के लिए। ऑप्शन सी है सुनने में समस्या वाले बच्चों के लिए और डी भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुनने में समस्या वाले बच्चों के लिए श्रवण प्रशिक्षण दें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। श्रवण हानि की किस कोटि को गंभीर श्रवण हानि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है 40 से 50 dB, बी 60 से 75 dB, सी 20 से 30 dB और डी है 45 से 60 dB। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 60 से 75 dB। 60 से 75 dB ये आपका सही हो जाएगा। श्रवण हानि जो है कई लोगों के अनुसार है, तो ये जो है इसमें बहुत सारे क्लार्क के अनुसार है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार है, गुड्समैन के अनुसार कई तरह के लोगों के द्वारा वर्गीकरण किया गया है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। यदि श्रवण बाधित बच्चे की पहचान देर से की जाती है तो यह किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा? यह श्रवण बाधित बच्चे जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे बच्चों की पहचान अगर देर से होती है तो यह किस क्षेत्र को प्रभावित करेगी? सबसे ज़रूरी है कि जितना जल्दी बच्चों का हम पहचान करेंगे उस पर सेवाएं उतने पहले प्रारंभ हो जाएंगी और बच्चे को कम नुकसान होगा। जितने देर से हम बच्चे की पहचान करेंगे उसमें समस्याएं गंभीर होती जाती हैं। तो देखिए यह कह रहा है कि श्रवणबाधित बच्चे की पहचान देर से की जाती है तो यह किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा? ऑप्शन ए है बच्चे की भाषा को प्रभावित करेगा। ऑप्शन बी है दिए गए सभी विकल्प। सी है बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। डी बच्चों के खाने की आदत है, यहाँ रहेगा खाने की आदत, गलत हो गया है, खाने की आदत।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है बच्चों की भाषा को प्रभावित करेगा, क्योंकि बच्चा भाषा को नहीं सीख सकेगा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। कोई भी चीज़ हम सुन करके ही सीखते हैं, तो इसलिए उनका भाषा प्रभावित होगा। भाषा प्रभावित होगा तो बोली भी प्रभावित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है? सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। यह किन लोगों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है अस्थिविकलांग, बी मंदबुद्धि, सी दृष्टिबाधित और डी श्रवण बाधित। तो ये किन के लिए होगा? तो यह आपका राइट क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं या उसमें उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 60 से 90 dB, बी 21 से 41 dB, सी 41 से 60 dB और डी 10 से 19 dB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 60 से 19 dB। ये जो है आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, व्यक्ति की ठीक से सुनने की समर्थता क्या कहलाती है? व्यक्ति को ठीक से सुनने की असमर्थता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दृष्टिबाधित, बी मंदबुद्धि, सी मस्तिष्क घात और डी बधिर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। उसको हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट बधिर, इसको डेफ बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शीघ्र हस्तक्षेप और पुनर्वास का वाले निम्नलिखित किन बच्चों के भाषा और वाणी के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है? शीघ्र हस्तक्षेप और पुनर्वास वाले निम्नलिखित में से किन बच्चों के भाषा वाणी के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है आपका अस्थिविकलांग, बी है दृष्टिबाधित, सी मानसिक बीमारी और डी श्रवण क्षति। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्रवण क्षति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17वां, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बीच की पतली झिल्ली को क्या नाम है? बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बीच पतली झिल्ली का क्या नाम है? देखिए ऑप्शन ए है स्टेपिस, बी कर्णपटह, सी कर्णावर्त और डी एनविल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्टेपिज एक कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी शरीर की हड्डी होती है। कर्णपटह, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्णपटह ईयर ड्रम जो है मध्य कर्ण, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बीच होती है। कर्णावर्त ये इनर ईयर में होती है। तो इस तरह से आपका कर्णपटह जो है सही हो जाएगा, ईयर ड्रम। चलिए 18वां है कि औसत श्रवण स्तर कितना डेसिबल होता है? औसत श्रवण स्तर कितना डेसिबल होता है?
तो ऑप्शन ए है 0 से 25 dB, बी है 91 से अधिक, ऑप्शन सी है 70 से 90 dB, और ऑप्शन डी है 26 से 40 dB। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका 0 से 25 dB, यही सही हो जाएगा। चलिए 19वां है कि श्रवण प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक तरीका नहीं है। श्रवण प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक तरीका नहीं है। पहला ये है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, बी वंचन, डिस्क्रिमिनेशन, और सी प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, और डी है संसूचन, डिटेक्शन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा। यह पारंपरिक तरीका नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए पहचान करना और सेवा उपलब्ध कराना क्या कहलाता है। श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए पहचान करना और सेवा उपलब्ध कराना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है परिवार प्रशिक्षण, बी ऑडियोलॉजी, सी सहायक तकनीक, और डी भौतिक चिकित्सा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी के द्वारा ही श्रवण हानि वाले बच्चों की पहचान किया जाता है, और उसमें कितना डीबी हियरिंग लॉस है उसके अनुसार, कितना क्षति है उसके अनुसार उसको सेवा उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए इसमें से राइट आंसर आपका बी, ऑडियोलॉजी सही है। 21वां, किस प्रकार के श्रवण हानि वाले लोगों को कर्णावत प्रत्यारोपण का कोलिया इम्प्लांट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है मध्य श्रवण हानि वाले, बी प्रवाहकी श्रवण हानि वाले, सी संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि वाले, और डी कम श्रवण हानि वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, ये सही हो जाएगा। इसमें खराबी होने से जो है कांकोरिया इम्प्लांट की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 22वां, कान को कितने भागों में बांटा गया है। यानी हमारा जो कान है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यकर्ण, दूसरा होता है मध्यकर्ण, तीसरा होता है अंतःकरण, और चौथा होता है श्रव्य पथ मार्ग, जिसको ऑडिटरी पथवे कहा जाता है। तो इस प्रकार कान को 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है 23वां, कर्णपटह झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान के किस भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए है बाह्य कान में, बी मध्य कान में, सी आंतरिक कान में, और डी श्रव्य पथ मार्ग में। तो कर्णपटह झिल्ली कान के किस भाग में पाई जाती है। तो यह मध्य कर्ण में पाई जाती है।
मिडिल ईयर में कर्णपटह झिल्ली टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वां, कान के किस भाग को हड्डियों की भूल भुलैया नाम दिया गया है? हड्डियों की भूल भुलैया। ऑप्शन ए है बाह्य कान में, बी मध्य कान में, सी आंतरिक कान में और डी श्रव्य पथ मार्ग। तो किस भाग में होता है? तो ये जो होता है आपका अंतःकरण यानी आंतरिक कान में जो है हड्डियों की भूल भुलैया नाम दिया गया है। आंतरिक कान में ये पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 25वां, मैलियस इंकस तथा स्टेपीज में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैलियस इंकस तथा स्टेपीज एक कान की 3 हड्डियां होती हैं और इसमें कौन सी हड्डी सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए है मैलियस, बी इंकस, सी स्टेपीज और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कान की ही नहीं शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। फिर हम मिलते हैं अपने अगले सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।